आप सभी को प्रणाम। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा चलाए गए इस 75 व्याख्यान की श्रृंखला में मैं मनीष मिश्र एक बार पुनः आप सभी का यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। व्याख्यानों की श्रृंखला में यह हमारा 33वां व्याख्यान है और लगातार ये श्रृंखला हम लोग आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मना रहे हैं। साहित्य, कला, संस्कृति, प्रबंधन, विज्ञान, क्रीड़ा से संबंधित किसी भी विषय पर एक बड़े श्रोत विद्वान को हम आमंत्रित करते हैं कि आजादी के परिप्रेक्ष्य में, 75 सालों के परिप्रेक्ष्य में अलग अलग विषयों के संदर्भ में वे अपनी बात हम लोगों के साथ साझा करें। तो आज हमारे साथ श्रोत विद्वान के रूप में उपस्थित हैं मुंबई के प्रतिष्ठित स्वायत्त महाविद्यालय राम निरंजन झुंझुनवाला महाविद्यालय की हिंदी विभागाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मिथिलेश शर्मा मैडम। मैं आपका मैडम यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज मैडम जिस विषय पर केंद्रित होकर अपनी बात हम लोगों के साथ साझा करेंगी वो मन्नू भंडारी के साहित्य को लेकर है, मन्नू भंडारी की कहानियों में समसामयिक बोध। इसके पहले कि मैं मैडम को आमंत्रित करूं उनके व्याख्यान के लिए, मैं संक्षेप में थोड़ा परिचय मैडम का देना चाहूंगा। जैसे मैंने बताया कि मैडम अध्यक्ष हिंदी विभाग हैं राम निरंजन झुंझुनवाला महाविद्यालय घाटकोपर मुंबई से। आप वहाँ शोध निर्देशक के रूप में भी कार्य कर रही हैं। इसके अलावा मैडम के बहुत सी कृतियां प्रकाशित हैं जिसमें भारतेंदु युगिन काव्य प्रवृत्तियां और दत्त द्विजेंद्र के साहित्य का अनुशीलन, भाषा के विविध रूप और संचार माध्यम पुस्तक में आप सहयोगी लेखिका के रूप में आपने काम किया। संकलन एवं संपादन कार्य में रामविलास शर्मा की साहित्य साधना, इसके अलावा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लगातार मैडम की सक्रियता बनी रहती है। मुंबई में इधर जितने भी साहित्यिक आयोजन होते हैं, संगोष्ठियां होती हैं, उसके लिए मैं तो व्यक्तिगत तौर पे ये कह सकता हूँ कि विद्यार्थी काल से हम लोग राम निरंजन झुंझुनवाला कॉलेज को उनकी साहित्यिक गतिविधियों के लिए जान रहे हैं। और मैडम की सक्रियता हम सब उसके एक तरह से हम लोगों की पीढ़ी वो पीढ़ी है जिसको मैडम ने अपने कार्यों के माध्यम से, इस तरह की गतिविधियों के माध्यम से हमको जोड़ा और हमको एक तरह से उन सारी चीजों की तमीज दी कि इस तरह के साहित्यिक आयोजन किस तरह से किए जाते हैं। तो मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे भी बड़ा गौरव का विषय है कि आज मैडम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैडम ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और दूसरी जो सरकारी संस्थाएं हैं उनके साथ मिलकर 4 से अधिक लघु शोध प्रबंध भी मैडम ने पूरे किए हैं, जिसमें उपमंडलीकरण और हिंदी, मन्नू भंडारी की कहानियों में नारी वैचारिक असमंजस तथा इसी तरह के दूसरे प्रकल्प जो हैं मैडम ने पूर्ण किए हैं। तो मैं एक बार पुनः बड़े आदर और सम्मान के साथ मैडम का यहाँ पे स्वागत करता हूँ और आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और अपनी बात यहाँ पे रखें। आदरणीय डॉक्टर मिथिलेश शर्मा मैडम। नमस्कार। मेरा आज का व्याख्यान मन्नू भंडारी की कहानियों में समसामयिक बोध इस विषय पर है। मन्नू भंडारी एक बड़ी कथाकार हैं जिनके बारे में सभी प्राय परिचित हैं। नारी मन की अथाह गहराइयों तक जाकर उन्हें शब्द प्रदान करने वाली मन्नू भंडारी का नाम आधुनिक कहानीकारों में विशेष उल्लेखनीय है। एक नारी ही नारी मन की पीड़ा, यातना को भली भांति समझ सकती है, यह उनकी कहानियों से स्पष्ट होता है। प्राचीन काल से लेकर आज तक नारी बौद्धिक स्तर पर पुरुष की सहचरणी रही है, जबकि वह पुरुष की तुलना में अधिक भावप्रवण और संवेदनशील होती है। शायद इसी कारण वह समाज से उपेक्षित भी रही है। किंतु कोई भी प्रक्रिया स्थायी नहीं होती, समय परिवर्तनशील होता है और इसी परिवर्तनशीलता के आधार पर स्त्री पुरुष के सोचने व समझने में भी बदलाव आया। नारी अपने अस्तित्व को लेकर अधिक जागरूक हो गई। क्रमशः वह स्वतंत्र चिंतन मनन करने लगी। अब उसके लिए बंधन असहनीय हो गए। वह अपनी मुक्ति के लिए तड़पने लगी। परिणामतः कोई भी क्षेत्र उससे अछूता न रहा। साहित्य के क्षेत्र में भी नारी ने अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। इस प्रकार श्री मन्नू एक कुशल वक्ता, कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, पटकथा लेखन से जुड़ी
एक योग्य अध्यापिका रही हैं। साथ ही रूढ़ि व अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाली, परिवेशगत समस्याओं को समझने वाली संवेदनशील लेखिका हैं। उनका लेखन काल्पनिक न होकर अनुभव पर आधारित है। उनके स्वयं के वक्तव्य में उन्होंने कहा था कि जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है उस पर लिखना तो दूर की बात, मैं कलम ही नहीं पकड़ती। मैं अब यहाँ पर थोड़ी सी उनके परिवेश को लेकर बात करूंगी कि उस समय का परिवेश कैसा था। सृष्टि परिवर्तनशील है और ये प्रकृति का शाश्वत नियम भी है। समय के साथ साथ परिस्थितियां भी बदलती जाती हैं, जिससे मानव जीवन प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। साहित्य समाज का जागरूक प्रहरी होता है, अतः वह अपने साहित्य में उन सभी बातों का समावेश करता है जो समाज के लिए उपयोगी होती हैं। नई कहानी आंदोलन से जुड़ी होने के कारण मन्नू भंडारी एक नई कहानी आंदोलन की श्रेष्ठ लेखिका तो हैं ही, साथ ही वे अपने युग से प्रभावित होकर ही लिखती हैं और युगीन परिस्थितियों का अवलोकन हमारे लिए यहाँ आवश्यक हो जाता है। हम जब भी किसी के बारे में बात करें तो शायद एक साहित्य, विशेषकर एक साहित्यकार के लिए हमारे लिए ये जरूरी जानना होता है कि हम उसके समय के संदर्भों को जानें, उसके परिवेश को जानें, तभी हम उस रचनाकार के साथ न्याय कर पाते हैं। मन्नू जी के सामने तमाम जो परिवेश थे, चाहे वो राजनीतिक हों, सामाजिक हों, आर्थिक हों, धार्मिक हों, उनमें सब में एक अलग प्रकार का भूचाल था, क्योंकि देश उसी समय आजाद हुआ था। सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद आखिरकार भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। ये हमारी राजनीतिक स्थितियां थी उस समय। द्वितीय विश्व युद्ध के लगभग 1 वर्ष बाद भारत को आजादी मिली। भयंकर युद्धों के परिणाम से भारत भी अछूता नहीं रहा। 1962 में चीन से हार, 1967 में कांग्रेस का कम बहुमत, नरसंहार, हिंदू मुस्लिम वैमनस्य आदि का भयंकर चित्रण भी देखने को मिलता है। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीयों ने जो अपने सपने सजोए थे, स्वतंत्रता के बाद वे टूटते से नजर आ रहे थे। जनता बड़ी जटिल समस्याओं का सामना कर रही थी। एक ओर पाकिस्तान का बंटवारा तो दूसरी ओर शरणार्थियों की समस्या। सचमुच ही एक अखंड देश का विभाजन बड़ा असहनीय था। एक तरफ नरसंहार, दूसरी तरफ खाद्य पदार्थों की कमी। गरीब देश के पास न तो यातायात के समुचित साधन थे और न ही सक्षम शासन व्यवस्था, जिसके द्वारा लोगों को मनमानी करने से रोका जा सके। परिणामतः भारत में चरित्रहीन, भ्रष्टाचारी लोकनायकों का जन्म हुआ। इसका स्पष्ट उदाहरण नई कहानी की भूमिका में मिलता है। शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त कर ये वर्ग राजनीतिक गुंडों के रूप में स्थापित है, जिसके आतंक के नीचे जनता पिस रही है, क्योंकि इस वर्ग का सीधा संबंध पुलिस और शासन से है। क्षेत्रीय नेता किसी भी साधारण जन को कत्ल, डकैती, राहजनी जैसे मामलों में फंसवा सकता है, यानी कि वह किसी को भी अपमानित कर सकता है। कस्बे के आर्थिक स्रोतों पर वह म्यूनिसिपैलिटी के जरिए हावी है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में वह सारी अर्थव्यवस्था का नियमन भी करता है। आखिरकार भारत अंदर से खोखला होता चला गया और किसी भी नेता ने देश और देश की जनता के स्तर को ऊंचा उठाने की पहल नहीं की। सभी नेता वर्ग एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगे और स्वयं अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगे। चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहावत भी चरितार्थ हो गई। अतः राजनीति ऐसे लोगों का शिकार बन गई जिनका मानना है जुल्म करो, किसी को भी सताओ, तो कभी उसके लिए पछतावा मत करो। जमाना ऐसा आ गया जबकि बुलबुल भी यह चाहती है कि वह उल्लू क्यों ना हुई। इस प्रकार शासन व्यवस्था ने मानव समाज को
विमुख कर दिया। व्यक्ति आत्म केंद्रित हो गया। यह सब हमें उनकी कहानियों के जरिए अनुशासनहीनता, दायित्वहीनता, अकुशलता, खोखली नारेबाजी, ये सब हमें उनकी कहानियों के जरिए उस समय दिखाई देता है। अब हम बात यहाँ पर थोड़ी सी सामाजिक परिवेश की भी कर लेते हैं। साहित्य समाज का अभिन्न अंग है। बिना समाज के साहित्य की कल्पना भी असंभव है। अतः तत्कालीन सामाजिक स्थितियों को जानना भी हमारे लिए आवश्यक हो जाता है, क्योंकि राजनीति का सीधा संबंध समाज से होता है। सन 1960 के पश्चात देश में राजनीतिक दृष्टि से बहुत परिवर्तन हुए, जिसका प्रभाव सीधा समाज पर पड़ा। प्राचीन काल से भारत धार्मिक प्रवृत्ति वाला देश था। अनेक रूढ़िगत मान्यताएं यहाँ प्रचलित थीं, जिन्हें समाप्त करना बहुत ही जरूरी था। स्वतंत्रता के बाद उस ओर प्रयत्न भी किए गए। यद्यपि धर्मनिरपेक्षता को अपने संविधान में स्थान तो दिया गया, किंतु पूर्ण रूपेण इसका निर्वाह न हो सका। अनेक पहलू ऐसे थे जो संविधान में निर्मित थे, किंतु समाज में जिनका प्रचलन नहीं हो पाया था, जैसे सामाजिक न्याय, विश्व बंधुत्व की भावना और आर्थिक उत्पादन के साधनों में समानता। गांव के सुधार के लिए विकास योजना बनाई तो गई, किंतु सुधार नहीं के बराबर था, क्योंकि देश की वागडोर ऐसे लोगों के हाथ में थी जिन्हें सिर्फ अपनी ही 7 पीढ़ियों का ख्याल था। परिणामतः समाज 3 वर्गों में विभक्त हो गया: अमीर वर्ग, गरीब वर्ग व मध्यम वर्ग। सामाजिक विषमता का शिकार मध्यम वर्ग लगातार पिसता गया, क्योंकि वह न तो गरीब बनकर जी सकता था और न ही अमीर। मध्यम वर्ग शिक्षित था, अवसर पाता तो निश्चित ही देश का कुशल संचालन कर सकता था, किंतु उसका दुर्भाग्य यह था कि न तो उसके पास धन था और न ही शक्ति। दोनों के अभाव में वह त्रिशंक की तरह जीवन बिताने लगा। अतः सामाजिक उथल पुथल के कारण सामाजिक संबंध टूटते से दिखाई दिए और जीवन मूल्य भी बिखर गए। नैतिक अवमूल्यन के परिणाम स्वरूप यौन संबंधों में भी खुलापन आ गया। समान स्वतंत्रता का अधिकार मिलने पर नारी भी अब शिक्षित हो चुकी थी। कुछ करने की लालसा उसके मन में भी जाग चुकी थी। अतः घर की चाहर दीवारी से बाहर जाकर वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व खोज रही थी। आर्थिक रूप से परिवार की मदद करने में पुरुष के साथ सक्रिय भाग ले रही थी। यद्यपि घर और बाहर का कार्य अपने कंधों पर लेने से वह दोहरी यातना का शिकार बनी हुई थी, फिर भी अपने को महत्वाकांक्षी बनाने का उसमें एक अलग जुनून था, जोश था। अब परंपरागत नारी का रूप बदल चुका था। वह घर की चाहर दीवारी से बाहर जा चुकी थी, निकल चुकी थी और वो चाहती थी कि उसे बाहर सम्मान मिले, बाहर जो समाज में तमाम तरह की जो विसंगतियां थीं उन सब से छुटकारा मिले। इस प्रकार हमारे सामने स्त्री की बदलती हुई तस्वीर प्रस्तुत हुई और यहीं से संयुक्त परिवार का विघटन भी शुरू हुआ। इस काल में उचित अनुचित का निर्णय करने का कोई मापदंड नहीं था। अतः समाज में मूल्यहीनता, भ्रष्टाचार, बेईमानी, रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद, सिफारिश, गुंडागर्दी, ऐसी तमाम चीजें सम्मिलित हो गईं, या कहें उन्हें सम्मान मिलने लगा। लाभ और पद के लिए व्यक्ति बेपैंती का लोटा बन गया। इसका स्पष्टीकरण करते हुए कमलेश्वर ने कहा है कि शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त कर यह वर्ग राजनीतिक गुंडों के रूप में स्थापित है, जिसके आतंक के नीचे जनता पिस रही है, क्योंकि इस वर्ग का सीधा संबंध पुलिस और प्रशासन से है। इस प्रकार परंपरा व आस्था से व्यक्ति लगातार टूटता गया। अतः मानव की स्थिति का सीधा प्रभाव तत्कालीन साहित्यकारों पर भी हुआ
और उन्होंने यथार्थ रूप में उसकी अभिव्यक्ति भी की। सामाजिक परिवेश जिस तरह था उसी तरह आर्थिक परिवेश भी कुछ बहुत अच्छा नहीं था। स्वतंत्रता प्राप्ति के लंबे अरसे के बाद भी किसान को संपन्न साधन उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि सरकार गांव की ओर उदासीन बनी हुई थी। यद्यपि गांधी जी की नीति गांव विकास को केंद्र में रखकर थी, किंतु नेहरू जी की अर्थनीति औद्योगिकीकरण को केंद्र में रखकर थी। औद्योगिक विकास के फलस्वरूप काफी औद्योगिकीकरण के केंद्र खोले गए, बहुत सारे मजदूरों को काम भी मिला। गांधी जी की अर्थनीति को उनके शिष्य विनोबा जी ने आगे बढ़ाया, किंतु सरकार की नीति ढीली पड़ गई। धन के अभाव में उद्योग धंधे पूर्णतः विकसित नहीं हो पाए। आर्थिक ढांचा भी कुछ गड़बड़ा सा गया। अतः सन 1960 के बाद देश की आर्थिक स्थिति और बिगड़ती गई। आम आदमी बेकार हो गया, न तो उसके पास जमीन थी न नौकरी। आखिर क्या करता? फलतः पूंजीपतियों का वर्चस्व स्थापित हो गया। अब समाज में शोषक और शोषित दो वर्ग दिखाई दिए। अब शिक्षित मध्यम वर्ग को नौकरियां पाना कुछ लोगों के आर्थिक व्यवस्थाओं व उद्योग धंधों पर अधिकार के कारण और भी कठिन हो गया। नौकरी के अभाव में व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो गया, यहाँ तक कि अब एक दूसरे का गला काटने में भी उसे कोई संकोच न रहा। स्थितियों की प्रतिकूलता के कारण आम आदमी और उसके सहभोक्ताओं में नफरत की भावना जाग उठी। ईर्ष्या और घृणा दोनों ऐसी ही भावनाएं हैं जो अंत में आदमी को हिंसा की ओर ले जाती हैं। इतना ही नहीं, आर्थिक अभावों में जीता हुआ आदमी अपने आप को व्यर्थ सा महसूस करने लगा। एक ओर साधारण आदमी की जिंदगी यूं ही संदर्भहीन व खोखली होती जा रही थी, दूसरी ओर पैसे ने भगवान का रूप ले लिया। अतः इस युग के साहित्य में जो कुंठा, हताशा, निराशा ऐसी तमाम बातें दिखाई देती हैं, इसका प्रमुख कारण अवसरवाद है। इसके बाद धार्मिक परिवेश को भी न देखना साहित्य के प्रति अन्याय होगा, इसलिए थोड़ी सी बात हम उस पर भी करेंगे। भारत के सामाजिक जीवन में प्राचीन काल से धर्म का बोलबाला था। अतः लोगों का विश्वास पुनर्जन्म, दान, व्रत, पूजा पाठ, तीर्थ स्थान, लोक परलोक, जन्म मरण, जादू टोना आदि से अधिक था। मध्यकाल में धर्म ही सबसे बड़ी शक्ति थी। अतः मानव की इच्छा परमात्मा के साथ एकाकार स्थापित करने की थी। प्रथम महायुद्ध के बाद लोगों के दृष्टिकोण में काफी परिवर्तन हुआ। सभी पुरानी मान्यताएं बदलने लगी। शायद इतिहास में पहली बार मानव को महत्व मिला। बदलाव की इस प्रक्रिया का मुख्य आधार बना पश्चिमी दर्शन। संपूर्ण भारतीय समाज में परंपरा के प्रति, रूढ़ियों व अंधविश्वासों के प्रति धर्म के ठेकेदार ब्राह्मणों में एक रोष दिखाई दिया। सन 60 तक आते आते मानव आस्था और अनास्था के बीच की कड़ी बना हुआ था। नई पीढ़ी के लोग धर्म और ईश्वर की कोरी कल्पना मानकर इससे दूर होते जा रहे थे। पूर्वजों द्वारा निर्मित धर्म और संस्कृति की नई पीढ़ी को कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी। वह अपनी पहचान स्वयं बनाना चाहती थी, किंतु नई पीढ़ी के पास अपना कोई निश्चित दर्शन नहीं था। पुरानी पीढ़ी अभी तक अपनी परंपराओं और संस्कृति में जकड़े हुए थी, जबकि नई पीढ़ी ने पाश्चात्य संस्कृति को अपनाना शुरू कर दिया था और यहीं से दोनों पीढ़ियों का टकराव भी शुरू हो गया। इस प्रकार इधर न उधर वाली बीच में अधर वाली भारतीय संस्कृति की स्थिति बन गई।
परिणामतः शिक्षित लोगों में अपनी संस्कृति के स्वाभिमान का अभाव दिखाई दिया। इस सांस्कृतिक गतिहीनता के कारण युवा वर्ग में आक्रोश, अनास्था, अकेलापन, अंधविश्वास, उदासीनता की भावना बढ़ चढ़कर दिखाई दी। इन सभी स्थितियों का प्रभाव साहित्यकारों पर भी दिखाई दिया। शैक्षणिक और साहित्यिक परिवेश भी कुछ इसी प्रकार का था। स्वतंत्र भारत में शिक्षा का विस्तार तो हुआ, किंतु वह भारतीय शिक्षा का न होकर अंग्रेजी शिक्षा का था। उच्च वर्ग के निकटतम होने के कारण मध्यम वर्ग का रुझान भी अंग्रेजी शिक्षा की ओर ही था। यद्यपि स्वतंत्र भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लेकर लोगों में काफी विवाद रहे, किंतु परिणाम न के ही बराबर रहा। हिंदी राष्ट्रभाषा होने के बावजूद भी अपना वर्चस्व बनाने में असफल रही। प्रांतीय भाषाओं की स्थिति भी बहुत सुदृढ़ नहीं रही, क्योंकि ज्ञान, विज्ञान व तकनीकी क्षेत्र में राष्ट्र व राज्य भाषाओं की जो पुस्तकें थीं उनका अभाव था। अतः अंग्रेजी का प्रयोग ही आवश्यक हो गया। आर्थिक विपन्नता में फंसे भारत के लिए अब आवश्यक था कि वह शिक्षा का प्रचार प्रसार कम मूल्य पर करे, किंतु ऐसा करना भी देश की प्रगतिशीलता में बाधक था। अतः शिक्षा का विस्तार इस समय बहुत सराहनीय नहीं रहा। एक तरफ बढ़ती जनसंख्या तो दूसरी तरफ वैज्ञानिक व तकनीकी शिक्षा का अभाव, तीसरे उच्च शिक्षा देने वालों की कमी। परिणामतः विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति कोई जागरूकता नहीं थी, वो पढ़ना भी नहीं चाहते थे। इस प्रकार की शैक्षणिक परिस्थितियों से कहानीकार भी प्रभावित हुआ। आजाद भारत का साहित्य सन 1950 से लगभग, विशेषकर कहानी के केंद्र में, एक नया रूप ले चुका था। बदलते संदर्भों को अपने लेखन में स्थान देना पुराने साहित्यकार के लिए अब कठिन हो गया था। अतः जैनेन्द्र, अग्गे, यशपाल और जोशी की कहानियां अब कुछ विषय से हटकर सी लगने लगी थीं। ऐसा कुछ साहित्य में देखने को उस समय मिलता है, क्योंकि नए संदर्भों की आवश्यकता को उस समय महसूस किया जाने लगा था। सन 1950 में आए हुए परिवर्तनों को 1956 में सैद्धांतिक रूप भी मिल गया था। मन्नू भंडारी का जो पहला कहानी संग्रह था, मैं हार गई, भले ही सन 1957 में वो प्रकाशित हुआ, किंतु कहानियों का छपना तो 1956 में ही शुरू हो गया था। इसी कहानी संग्रह द्वारा मन्नू को कथा साहित्य में भी स्थान मिला और उनका नाम भी नई कहानी आंदोलन से जोड़ दिया गया। नई कहानी के बारे में हालांकि मन्नू जी कहती हैं कि मैं तो वैसे ही, मेरे साथियों ने मुझे जोड़ दिया। यह उनका बड़प्पन ही कहा जा सकता है। इसके बाद हम थोड़ी सी बात इस विषय अपने समसामयिक बोध को लेकर कि जो समस्याएं थीं, स्थितियां थीं या जो समस्याएं थीं, वो किन किन रूपों में कहानियों में हमें प्राप्त होती हैं। तो स्वतंत्रता के बाद कहानियों में जीवन के यथार्थ को बहुत ज़्यादा चित्रित किया गया है। इस युग के कथाकार कोरी कल्पना के आधार पर न लिखकर जीवन की सच्चाई का ताना बाना बुन रहे थे, क्योंकि युग की बढ़ती हुई समस्याएं मात्र कल्पना के सहारे साकार नहीं हो सकती थी। उस समय साहित्यकार उस समय की स्थिति के भयंकर परिणाम से उभर नहीं पाए थे, और वास्तविकता तो यह है कि जीवन के कड़वे सत्य को त्याग कर साहित्य सर्जना संभव ही नहीं है। मनु जी का स्वयं कथन है कि जो मैंने लिखा वह मेरा देखा परखा भोगा हुआ, उसके परे तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती। वर्तमान समय में समस्याएं जीवन का अंग बन गईं और आज का साहित्यकार कल्पना की उड़ान न भरकर यथार्थ के धरातल पर विचरण करने लगा। शायद यही श्रेष्ठ भी था। अपने जीवन से संबंधित विभिन्न समस्याओं को
साहित्यकार अपनी रचनाओं में चित्रित करता जा रहा था। मन्नू जी ने भी अपनी कहानियों में बहुत सारी समस्याओं को वर्णित किया है। उसका कोई निश्चित समाधान तो नहीं दिया, फिर भी सचेत जरूर किया है। वर्तमान जीवन की विभीषिका को वर्णित करने में वे पूरी तरह सफल रही हैं। मन्नू जी की कहानियां निजी अनुभव के आधार पर लिखी गई हैं और जो भी समस्याएं आज के जीवन में व्याप्त हैं उन्हें बड़ी बखूबी उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से उन्होंने अभिव्यक्त किया है। हम सुविधा की दृष्टि से वैसे उनकी कहानियों को 6 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पारिवारिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, नारी समस्याएं, बाल समस्याएं, यौन समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं। लेकिन सभी समस्याओं पर बात करना कठिन होगा, मैं थोड़ी सी प्रतिक्रिया जरूर दूंगी। ये सभी समस्याएं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समाज से जुड़ी हुई हैं, फिर भी कुछ अंतर अवश्य है। जैसे कहीं बेरोजगारी से परेशान नवयुवक की कुंठा की समस्या, कहीं ममत्व की समस्या, कहीं भारतीय संस्कारों के जकड़न की समस्या, किसी के दाम्पत्य जीवन में पड़ी दरार को भरने की समस्या, कहीं आर्थिक अभावों की समस्या, कहीं अपने अस्तित्व को बचाने की तो कहीं मिटाने की समस्या, कहीं ग्रामीण और शहरी परिवेश से उत्पन्न समस्या, कहीं धनी वर्ग में उत्पन्न प्रेम के खोखलेपन की समस्या, कहीं संस्कृति और पीढ़ियों के अंतराल की समस्या, तो कहीं नए पुराने जीवन मूल्यों के टकराव की समस्या। तो ये समस्याएं विविध रूपों में विविध प्रकार से हमें देखने को मिलती हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज की रचना ही मानव समुदाय से हुई है। अतः कोई भी समस्या पहले मानव से संबंध रखती है और फिर समाज से जुड़ जाती है। सभी समस्याएं सामाजिक होकर भी अलग अलग रूपों में उभरती हैं। इसका विवरण मैं यहाँ न देकर सिर्फ नारी मन की समस्याओं पर अपने आप को थोड़ा सा केंद्रित करूंगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पर सभी समस्याओं का वर्णन करेंगे तो शायद व्याख्यान ही पूरा नहीं हो पाएगा। तो नारी समस्याएं हमारे समाज से जुड़ी एक प्रमुख समस्या है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। जो लोग नारी को ही एक समस्या मानते हैं उनके लिए मन्नू जी का कहना है, नारी को सिर्फ एक समस्या न माना जाए बल्कि इसे समझा जाए। इसी सिद्धांत के आधार पर मन्नू ने नारी समस्या को विभिन्न कोणों में परखा है। वह अपने साहित्य में प्रमुख स्थान दिया है। मन्नू की अधिकांश कहानियां जीती बाजी की हार, एक कमजोर लड़की की कहानी, दीवार, बच्ची और बरसात, अकेली, मजबूरी, नशा, रानी माँ का चबूतरा, यही सच है, नई नौकरी, एक बार और, आते जाते, यायावर, स्त्री सबोधनी, त्रिशंकु आदि कहानियां नारी समस्या के विविध पहलुओं को विविध प्रकार से उजागर करती हैं। जैसे उनकी एक कहानी है जीती बाजी की हार में मातृत्व को महत्व देते हुए आशा कहती है, मुरला हो चाहे कोई, इतना जानती हूँ कि जिससे शर्त लगा रही हूँ वह सब कुछ होकर भी नारी है और नारी को एक साथी चाहिए, एक सहारा चाहिए, परिवार चाहिए और चाहिए बच्चे। उच्च से उच्च शिक्षा भी उसकी इस भावना को कुचल नहीं सकती और वास्तव में मुरला जीत कर भी हार गई। मातृत्व की भावना ने उसे पराजित कर दिया। एक कमजोर लड़की की कहानी में भी संस्कार और परंपराओं से जकड़ी भारतीय नारी की विडंबना को उजागर किया गया है, जो चाहकर भी अपने प्रेमी को अपना नहीं पाती, पूरे सप्ताह तक ललित रूप के मन को मजबूत बनाता रहा। विदेश की स्त्रियों की स्वतंत्रता की बातें, तलाक, प्रेम और विवाह की बातें बताकर उसने उसे पूरी तरह समझा दिया कि जो कुछ भी वे करने जा रहे हैं वह किसी की दृष्टि से अनुचित नहीं, किंतु संस्कार के विरुद्ध संघर्ष के साहस के अभाव में उसके सारे सपने चूर चूर हो गए। एक बार और आते जाते यायावर, स्त्री सुबोधनी, अभिनेता तथा नायक खलनायक विदूषक कहानियां प्रेम में असफल नारी जीवन की त्रासदी को उजागर करती हैं। अकेली और मजबूरी कहानियां वृद्धावस्था की विषम परिस्थिति का यथार्थ चित्रण करती हैं।
यही सच है। मैं युवावस्था के प्रेम संबंधों से जूझती नारी के अंतर्द्वंद को उजागर किया गया है। दीवार, बच्चे और बरसात, नशा, रानी माँ का चबूतरा, नई नौकरी, कमरों, कमरा और कमरे। वह त्रिशंक कहानी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से नारी समस्या के विविध पहलुओं को दर्शाती है। जैसे कहीं प्रेम में ठगी नारी की समस्या, कहीं पति के इशारों पर नाचती नारी की समस्या, कहीं परिस्थितियों से पराजित नारी की समस्या, कहीं मातृत्व से वंचित नारी की समस्या, कहीं दोहरे प्रेम में गोते खाती नारी की समस्या, कहीं पर्तकिता नारी की समस्या, कहीं नौकरी करती नारी की समस्या, आदि आदि अनेक रूपों में उत्पन्न समस्याओं को मन्नू जी ने बड़ी चतुराई से अपनी कहानियों में प्रस्तुत किया है। मन्नू जी की कुछ कहानियों में नौकरी करती, परिवार के लिए अपनी भावनाओं की बड़ी बलि चढ़ाती नारी की समस्या को बड़ी गहराई से वर्णित किया है। एक खाने आकाश नाई की सुषमा सोचती रह जाती है कि घर थोड़ा जम जाए तो अपने लिए कुछ सोचे, क्योंकि परिवार में और कोई उसके विषय में सोचना नहीं चाहता। और जब वह अपने लिए उपयुक्त साथी पाकर विवाह की घर में घोषणा करती है तो पूरे घर में कोहराम मच जाता है। यानी सब के सब ये चाहते हैं कि कोई भी अपने मन पसंद के अनुसार लड़का न ढूंढे। श्रीमती उमेश माथुर कहती हैं, मन्नू जी की कहानियों का उद्देश्य है नारी हृदय की कोमल अछूती भावनाओं की मार्मिक अभिव्यंजना तथा जीवन और जगत के व्यापक क्षेत्र में घटित होने वाली विविध घटनाओं का चित्रांकन। नई नौकरी और कमरे, कमरा और कमरे दोनों में लगभग नारी की एक ही प्रकार की समस्या है। नई नौकरी की रमा परिवार और नौकरी दोनों के प्रति उत्तरदायित्व का अभाव सा महसूस करती है, साथ ही अपने अस्तित्व को लेकर परेशान भी है। कमरे, कमरा और कमरे की नीलिमा पति का हाथ बटाने के लिए व्यापार में उसकी मदद करती है, जिसके कारण उसका व्यक्तित्व खो सा जाता है। मधुरेश के शब्दों में स्त्री के निजी व्यक्तित्व का पुरुष के लिए माध्यम भर बनकर रह जाने की पीड़ा। मन्नू की कहानियों के आधार पर हम ऐसा कह सकते हैं कि आज के समाज में पारिवारिक सुरक्षा और नारी का व्यक्तित्व ये दोनों ही विरोधी चीजें हैं, जिनका निर्वाह एक साथ होना कठिन है। शायद बंद दराजों का साथ की मंजरी का यह कहना उचित ही है। इस युग में आशा करना ही मूर्खता है, क्योंकि आज जिंदगी का हर पहलू, हर स्थिति और हर संबंध एक समाधानहीन समस्या होकर ही आता है, जिसे सुलझाया नहीं जा सकता, केवल भोगा जा सकता है। नारी की स्पष्ट पक्षधरता होने के बावजूद भी मन्नू समाज से जुड़कर चलना चाहती हैं, उससे अलग रहकर नहीं। वास्तव में नारी की समस्याओं को चित्रित करने में मन्नू बेजोड़ है। नारी की हर अनुभूति को वे समझती हैं और अभिव्यक्ति देती हैं, अपने चारों ओर जिंदगी को खुली आंखों से देखती हैं और यह भी देखती हैं कहाँ किसके साथ क्या और कैसे हो रहा है, उसे अपनी कहानियों के जरिए भी बताती हैं। वर्तमान राजनीति पर भी थोड़ी सी बात करके मैं आगे बढ़ती हूँ कि वर्तमान राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार, शोषण, भाई भतीजावाद, दिखावा, मूल्यों का पतन, नैतिक पतन, ये सभी सब इससे परिचित हैं। सत्ता पाने की लालच में सारे मूल्यों और नैतिकता को किस प्रकार ताक पर रख दिया गया है, किस प्रकार पानी की तरह पैसे को बहाया जा रहा है, अपनी स्वार्थ सिद्धि हेतु मानव किस प्रकार निरपराध लोगों की बलि चढ़ा रहा है, अपराधियों को शरण देना तो कभी आतंक को बढ़ावा देना किसी से छिपा नहीं है। ये सभी समस्याएं मन्नू जी की कहानियों में चित्रित हैं। मैं हार गई, हार, अलगाव और तीसरा हिस्सा, इन कहानियों में इसे उस समय की राजनीति को का जो पर्दाफाश मन्नू जी ने किया है उसे हम यहाँ पर देख सकते हैं।
नारी विविध प्रकार से अनेक समस्याओं में उलझी रहती है, इसे भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह दिखाया है अपनी कहानियों के माध्यम से। जैसा कि पूर्व में ही कहा गया कि मनु जी कल्पना जगत में न जीकर उनके सभी पात्र अनुभव के आधार पर निर्मित होते हैं और अपने परिवेश से जुड़े रहते हैं। अपने परिवेश से कोई कटा नहीं रहता, चाहे कोई भी किसी भी तरह की समस्या क्यों ना हो। मनु जी कहती हैं कि भले ही मेरी कहानियों से कोई समाधान न मिले, लेकिन समाज को जागरूक करना तो रचनाकार का काम है। वो समझ चुकी थी पराधीन सपने सुखनाई। इसका अर्थ मनु जी को बहुत अच्छी तरह पता चल गया था। इसलिए उन्होंने अपने प्राय सभी पढ़े लिखे पात्रों को, विशेषकर नारी पात्रों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया ताकि वो अपने जीवन को स्वयं जी सके। ये सभी पात्र अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व के स्वामी हैं। नारी को अब यह आवश्यकता नहीं थी कि पुरानी परंपराओं को कष्ट सहकर भी निभाती रहे। अपने वैयक्तिक मानदंडों के आधार पर वह अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने में समर्थ है। मानव जीवन को सहज आकांक्षाओं और अधिकारों को झुठलाने वाले धार्मिक बंधन अब उसे सहन नहीं थे। पति के त्याग देने पर भी वह अपनी रोजी रोटी कमाकर खा सकती है। इतना ही नहीं, पति के साथ तालमेल ना बैठे तो वह अपना इच्छित मार्ग भी चुन सकती है। अपने आदर्शों के लिए वह पति के प्रतिकूल भी हो सकती है। वह घर वालों से दूर रहकर भी अपना स्वतंत्र जीवन जी सकती है। पति से अलगाव महसूस कर वह दूसरा विवाह करने के लिए भी स्वतंत्र है। वह स्वेच्छा से अपने मित्रों की सहायता करने के लिए भी स्वतंत्र है। इतना ही नहीं, माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध भी अपने जीवन साथी का वह चुनाव कर सकती है। किंतु आर्थिक रूप से स्वतंत्र होकर भी ये सभी पात्र पूर्ण तृप्त दिखाई नहीं देते। ये सभी नारियां अपनी भावनाओं, संवेदनाओं से अछूती नहीं रह पाईं। पुरुषत्व की होड़ में वो आगे तो बढ़ी, लेकिन अपने नारित्व को बचाए रखने में सफल रही। स्वयं किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पाती। जब कोई कठिन परिस्थिति का सामना आता है तो प्राय सदैव ऐसा देखा जाता है मनु जी की कहानियों के माध्यम से कि वे एक दुविधाजनक वैचारिकता में या ये कहें कि यथार्थ बोध में खोई सी दिखाई देती हैं। शायद जीवन की सच्चाई आज भी यही है कि स्त्री बहुत आगे बढ़ चुकी है, बहुत सारे काम कर रही है, बहुत सारे अच्छे पदों पर बैठी है, लेकिन जब भी कभी निर्णय की बात आती है तो फिर वो एक बार अपनी दुविधा में खो जाती है और फिर उसे ऐसा लगता है कि अब मुझे कोई साथ देने वाला मिल जाए। यह उनकी कहानियों में भी देखा जा सकता है। मैं थोड़ा सा निष्कर्ष पर बात करती हूँ। प्रकृति परिवर्तनशील है, संपूर्ण जगत जीवन भी परिवर्तनशील है और परिवर्तन सृष्टि का शाश्वत नियम है। जिस प्रकार दिन के बाद रात और रात के बाद सुबह आती है, उसी प्रकार समाज में भी लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। हाँ, यह संभव है कि यह परिवर्तन किसी पक्ष में तीव्र गति से होते हैं और किसी पक्ष में थोड़ी धीमी गति से होते हैं, लेकिन परिवर्तन तो होता है और होगा भी। साहित्य समाज का दर्पण है। इसके अनुसार जब समाज में बदलाव आया तो साहित्य में भी बदलाव होना ही था और बदलाव हुआ भी। प्रारंभ से ही साहित्य लेखन व समाज के विभिन्न पक्षों पर पुरुष का वर्चस्व रहा, किंतु बदलते परिवेश के कारण नारी ने स्वयं अपनी पहचान बनाई। पर विडंबना यह है कि नारी थोड़ी सी वैचारिक रूप से अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर पाई। नारी होने का दर्द, जीवन की घुटन का संपूर्ण विश्व की महिलाओं ने इसे सहा है। जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आया, वैसे वैसे ही नारी उद्धार के अनेक आंदोलन शुरू हुए। परिणाम स्वरूप महिलाओं को अपना खोया हुआ सम्मान, बंधनों से मुक्ति, शिक्षा व मतदान का अधिकार मिला। बदलते समय के साथ साथ महिलाएं भी अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गईं। पिछले 3 दशकों में ही महिला लेखिकाओं ने साहित्य के क्षेत्र में भी अपना प्रमुख स्थान बनाया है और इनकी अधिकांशतः कहानियों नारी को
केंद्रित करके ही लिखी गई हैं, क्योंकि मनु जी एक स्त्री हैं और स्त्री मन की पीड़ा को भली भांति समझती हैं। नारी जीवन के अछूते पक्ष को अपने लेखन के द्वारा उन्होंने बड़ी अनुभव के आधार पर लिखा है, और या यूं कहें उसे एकदम मर्म तक जाकर छुआ है। उस दर्द को उन्होंने एहसास भी किया है। नारी जीवन से जुड़ी उन आवश्यकताओं को उन्होंने बड़ा बखूबी समझा है। आज़ादी के बाद लेखिकाओं का ध्यान उस ओर आकर्षित हुआ और उसमें मन्नू जी भी हमारी नारी मन की स्थितियों को समझने में खरी उतरती हैं। नई कहानी की प्रतिनिधि होते हुए भी मन्नू जी की कहानियाँ सीधी, सहज व सरल हैं। रूढ़िगत कथानकों की अपेक्षा मन्नू जी ने जनजीवन के बिखरे हुए नवीन कथा सूत्रों के आधार पर अपने साहित्य की सर्जना की है। जिन दिनों मन्नू भंडारी कहानियां लिख रही थीं, उन दिनों भारतवर्ष की महिलाएं एक विशेष प्रकार की मानसिकता से गुजर रही थीं। उसे आधुनिक नारी के मन का संक्रमण ही मन्नू जी की कहानियों का प्रमुख स्वर है, ऐसा हम कह सकते हैं। संक्रमण का अभिप्राय एक स्थिति से निकलकर दूसरी स्थिति में पहुंचना होता है, किंतु यहाँ शिक्षित व आधुनिक नारी की सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि न तो वह रूढ़िगत मान्यताओं को त्याग पा रही थी और न ही वो आधुनिकता को समझ पा रही थी, और वो बीच की एक कड़ी बनकर ही रह जा रही थी। इस प्रकार मन्नू जी की कहानियाँ का जो कथ्य है वो एकदम सरल है, स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत किया है। उनके प्राय सभी कथानक एकदम मौलिक हैं। अगर हम कुछ कहानियों को छोड़ दें तो मन्नू की कहानियों के सभी पात्र सामान्य जनजीवन से जुड़े हुए हैं, यथार्थ की धरातल पर हैं, कोई कल्पना लोक में नहीं विचरण करते। सभी पात्र स्थितियों से जुड़े हुए हैं, कहीं कटे हुए दिखाई नहीं देते। मन्नू जी की कहानियों की पात्र योजना भी सामान्य ही है। विशेष बात यह है कि उन्होंने एक विशिष्ट वातावरण व परिस्थिति में किन्हीं विशिष्ट मन स्थिति वाले पात्रों को जन्म देकर कहानी का सूत्रपात किया है। इन्हीं पात्रों की क्रियाओं व प्रतिक्रियाओं के आधार पर नई नई परिस्थितियां उभर कर आती हैं और उन्हीं के अनुसार पात्रों का चरित्र का विकास भी होता है। संवाद योजना भी बहुत सुंदर है और सभी उद्देश्यों की पूर्ति करती है। कथोपकथनों का अधिक प्रयोग प्रारंभिक कहानियों में अधिक व नई कहानियों में कम हुआ है। प्राय उनकी कहानियों के कथानक असमंजसता व अंतर्द्वंद में गुथे हुए हैं, अतः उनमें संवादों का प्रयोग फिर भी आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार मन्नू जी की कहानियों के संवाद सार्थक, सरस, रोचक, पात्रानुकूल, भावानुकूल, स्वाभाविक व उद्देश्यपूर्ण हैं। कहीं भी शिथिलता व नीरसता लक्षित नहीं होती है। इस प्रकार उनकी भाषा सहज, सरल और समय के अनुसार है। बहुत ही एक अच्छे लेखन के रूप में मन्नू भंडारी जी जानी और पहचानी गई हैं, और जितना कहा जाए उतना ही कम है। मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ। धन्यवाद। महाराष्ट्र राज्य राज्य हिंदी साहित्य अकादमी ने मुझे ये अवसर दिया, उनको